Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we learn about polysaccharides from the subject biochemistry. Polysaccharides consist of repeating units of monosaccharides or their derivatives held together by glycosidic bonds. They are primarily concerned with two important functions, structural and storage energy. तो पोलीसेक्राइड्स में मोनोसेक्राइड्स होते हैं, मतलब पोलीसेक्राइड्स चेन होती है रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स की या मोनोसेक्राइड्स के डेरिवेटिव्स की. मोनोसेक्राइड्स और उनके डेरिवेटिव्स हम पढ़ चुके हैं. और इनके दरमियान ये जो जितने भी रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं ये आपस में कंबाइन हुए होते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स. इनके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. एक है स्ट्रक्चरल, मतलब स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ये किसी भी लिविंग मैटर का, और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं. पोलीसेक्राइड्स लीनियर भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड पॉलीमर्स भी हो सकते हैं. पॉलीमर्स मैं आपको बता चुकी हुई हूँ, यूनिट्स की जो चेन होती है, रिपीटिंग यूनिट्स की चेन. दिस इज इन कंट्रास्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स विच आर ओनली लीनियर पॉलीमर्स. तो ये हमारी जो ये एक चीज़ है ब्रांचेस वाली, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स में होती है, आपके इनमें नहीं होती है, प्रोटीन्स में नहीं होती. प्रोटीन्स में न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और वो या अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो आपके हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर्स, लीनियर चेन में होते हैं, उनके अंदर ब्रांचेस नहीं होती. कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर लेकिन ब्रांचेस अकर होती हैं. The occurrence of branches in polysaccharides is due to the fact that glycosidic linkages can be formed at any one of the hydroxyl groups of a monosaccharide. तो polysaccharides में branches मैं आपको बता चुकी हुई हूँ. डिफरेंट शुगर्स हैं एंड डिफरेंट उनके नाम हैं, और डिफरेंट नामों के हिसाब से कई आपकी इस तरीके की हैं बॉन्ड्स जो सिर्फ आपके एल्डिहाइड के ग्रुप पे या कीटो ग्रुप पे या जहाँ पे हेमी एसिटल या हेमी केटल बनता है वहाँ पे बॉन्ड्स बनते हैं. और फिर आपके जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं वो आपके किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे का मोनोसेक्राइड के किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस बन सकते हैं. इसीलिए पोलीसेक्राइड्स आपके लीनियर भी होते हैं और ब्रांच्ड भी होते हैं. पोलीसेक्राइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोपोलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपोलीसेक्राइड्स. Homopolysaccharides on hydrolysis yield only a single type of monosaccharide. They are named based on the nature of monosaccharide. Thus, glucans are polymers of glucose, whereas fructosans are polymers of fructose. तो होमोपोलीसेक्राइड्स वो पोलीसेक्राइड्स होंगे जो हाइड्रोलिसिस पे सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड देंगे. इसीलिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं होमोपोलीसेक्राइड. होमो मीनिंग सेम, हेट्रो मीनिंग डिफरेंट. ठीक है. तो पोलीसेक्राइड्स ये वो होंगे कि जो इतनी बड़ी चेन लेंथ बनी होगी ना, वो सारे के सारे रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स होंगे. तो जो इनका नाम है होमोपोलीसेक्राइड्स का, वो नेचर पे डिपेंड करता है. वो मतलब इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स हैं. इसके अलावा आपके पॉलीमर्स किस तरीके के बनने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल glucans are polymers of glucose, whereas fructosans are polymers of fructose. तो होमोपोलीसेक्राइड ग्लूकान जो है वो ग्लूकोज के रिपीटिंग पॉलीमर से मिला हुआ है, इसीलिए उसको हम ग्लूकान कहते हैं. जबकि फ्रुक्टोसान फ्रुक्टोज के रिपीटिंग पॉलीमर से बना हुआ है, रिपीटिंग आपकी फ्रुक्टोज यूनिट से मिल के बना हुआ है, तो इसलिए हम उसको फ्रुक्टोसान कहते हैं. Heteropolysaccharides. Heteropolysaccharides on hydrolysis yield a mixture of a few monosaccharides or their derivatives. जबकि हेट्रोपोलीसेक्राइड्स जो हैं वो हाइड्रोलिसिस पे, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, हाइड्रो मीनिंग वाटर. ठीक है. जो भी हाइड्रोलिसिस जब भी होती है, ब्रेक डाउन जब भी हो रही होती है, ठीक है, तो उसको हम हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं. मतलब जब ये टूटेगा, ठीक है, तो टूटने पे क्या देगा, मतलब ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, ये मोनोसेक्राइड और उसके डेरिवेटिव से मिलके बना हुआ है. होमोपोलीसेक्राइड्स को देख लेते हैं. स्टार्च, इसमें सबसे पहला हमारा स्टार्च आता है. स्टार्च को हम पहले पढ़ भी चुके हुए हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन में.
बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से भी इसको देख लेते हैं। स्टार्च इज़ द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ प्लांट्स which is the most important dietary source for higher animals including man। तो आपका जो स्टार्च है वो आपके प्लांट रिज़र्व है, मतलब प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट का रिज़र्व है, रिज़र्व का मतलब होता है स्टोरेज, ठीक है। तो प्लांट में जो स्टोरेज है एनर्जी के लिए वो कार्बोहाइड्रेट है। वो ऑब्वियसली सारे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए यूज़ होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज के लिए प्लांट में यूज़ हो रहा होता है वो स्टार्च हो रहा होता है। अब वो प्लांट्स की स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है और एनिमल्स की और ह्यूमंस की जो है वो एक डाइटरी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। वो उसको खा के कंज्यूम करके एनर्जी लेते हैं। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज़ फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। तो आपका जो हाई कंटेंट है स्टार्च का वो आपके सीरियल वेजिटेबल्स में और रूट्स, ट्यूबर्स वगैरह और कुछ हद तक वेजिटेबल्स में भी होता है, बाकी रूट, ट्यूबर्स और सीरियल्स में सबसे ज़्यादा होता है। स्टार्च इज़ अ होमोपॉलीमर कंपोज्ड ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स। अच्छा, होमोपॉलीमर है इसका मतलब है होमोपोलीसेक्राइड्स। हम अभी जितने भी ये सारे पढ़ेंगे ये सब एक ही यूनिट से मिलके बने होंगे, एक ही रिपीटिंग यूनिट से। तो डी ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है और इसके दरम्यान में आपके अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। इसको हम ग्लूकोसान या ग्लूकान भी कहते हैं। अब स्टार्च खुद जो है दो पॉलीसेक्राइड कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक है वाटर सॉल्युबल अमाइलोज, दूसरा है वाटर इनसॉल्युबल अमाइलोपेक्टिन। जो वाटर सॉल्युबल अमाइलोज है वो स्टार्च में तकरीबन 15 से 20% होता है। स्टार्च का जो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, उसमें तकरीबन 15 से 20% आपका अमाइलोज होता है और बाकी 80 to 85% आपका अमाइलोपेक्टिन होता है। और अमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल है जबकि अमाइलोज आपका वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। इसीलिए हम स्टार्च को वैसे ज़्यादातर कंसिडर करते हैं कि स्टार्च इनसॉल्युबल है, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं होता क्योंकि इसका ज़्यादातर जो कंपोनेंट है वो वाटर इनसॉल्युबल है। लेकिन फिर स्टार्च की ये भी प्रॉपर्टी है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके उसका जो ग्रेन्यूल है वो बर्स्ट हो जाता है, वो जेल टाइप लिक्विड बना देता है। ये जो क्वालिटी है ये अमाइलोज की वजह से है। अमाइलोज क्या है? अमाइलोज लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन है, स्ट्रेट चेन होती है। उसके अंदर 200 से 1000 डी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं आपके, ठीक है। तो इसके अंदर अल्फ़ा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन है आपकी, ठीक है। इसीलिए ये आपकी वाटर सॉल्युबल होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एफिनिटी होती है, इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स फ्री होते हैं तो उनके अंदर एफिनिटी होती है वाटर को सॉल्युबल करने के लिए। जबकि अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड चेन होती है आपकी, ठीक है, और इसके अंदर 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होते हैं और 1 to 4 भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से होती है। Amylopectin molecule containing a few thousand glucose units looks like a branched tree की शक्ल में होता है ये, ठीक है। आपका ये ब्रांच्ड ट्री की शक्ल में होता है, ठीक है। सारे के सारे इसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच पे, ये आपने याद रखना है, हर ब्रांच पे आपके 20 से 30 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। 20 से 30 ग्लूकोज यूनिट्स एक ब्रांच में होते हैं, फिर नेक्स्ट ब्रांच में भी इसी तरीके से। स्टार्चेस आर हाइड्रोलाइज्ड बाय अमाइलेज। अच्छा, अब इनके लिए जो एंजाइम है जिनसे ये हाइड्रोलाइज होती हैं वो अमाइलेज होता है। अमाइलेज हमारी ह्यूमन बॉडी में है। अमाइलेज दो आपके कंपोनेंट सिक्रीट कर रहे होते हैं, दो आपकी जगहों से सिक्रीट हो रहा होता है ह्यूमन बॉडी में। एक तो आपके सलाइवा में होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सलाइवा में ही स्टार्ट हो जाती है, और दूसरा आपके पेनक्रियाज के अंदर होता है। वहाँ पे ये दो जगहों पे अमाइलेज होता है और ये फिर सिक्रीट होता है फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, फूड के अंदर जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अच्छा, तो ये जब हाइड्रोलाइज होता है तो हाइड्रोलाइज होके पहले डेक्स्ट्रिन देता है
और उसके बाद माल्टोज और ग्लूकोज देता है, क्योंकि आपको पता है माल्टोज भी 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना हुआ है और डेक्स्ट्रिन इसका जो है इंटरमीडिएट है। अमाइलेज जो होता है वो स्पेसिफिकली आपकी अल्फ़ा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स पे एक्ट करता है, ठीक है, और उनको ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ से ये इस तरीके से ब्रेक डाउन करेगा इन बॉन्ड्स को, ठीक है, और इस तरीके से या तो आपका माल्टोज आ जाएगा या खाली ग्लूकोज यूनिट्स आ जाएंगे या आपका कोई डेक्स्ट्रॉन आ जाएगा। ये आपका अमाइलोज है, ये आपकी स्ट्रेट चेन है, ये सब के सब ग्लूकोज यूनिट्स हैं, ठीक है, और इनके अल्फ़ा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होते हैं, ठीक है। तो एक ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन का लिंक होता है दूसरे ग्लूकोज की फोर्थ कार्बन के साथ और उनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर लिंकेज बनता है। जबकि अमाइलोपेक्टिन में अल्फ़ा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होते हैं। एक कार्बन की एक ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन का लिंक होता है दूसरे ग्लूकोज के 6th कार्बन के साथ और इस तरीके से आपकी ब्रांचेस बनती हैं। तो ये आपकी 1 to 4 और ये आपकी 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। उसके बाद आपका आता है डेक्स्ट्रिन्स। डेक्स्ट्रिन्स आर द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ स्टार्च बाय द एंजाइम अमाइलेज और डाइल्यूट एसिड्स। तो डेक्स्ट्रिन जो हैं ये आपके स्टार्च के अंदर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वीट है तो वीट के अंदर होते हैं ये इसी तरीके से आपके सारे स्टार्च के कंपोनेंट्स होते हैं। होता क्या है कि आपकी जो डेक्स्ट्रिन्स हैं वो ज़्यादातर फर्मेंट मतलब ज़्यादातर डाइजेस्टिबल नहीं होते ह्यूमन बॉडी में, लेकिन ये जो हैं आपके अगर खाली डेक्स्ट्रिन हो तो वो डाइजेस्टिबल नहीं होता, लेकिन आपके जो माल्टोज हैं और ग्लूकोज हैं वो डाइजेस्टिबल है। अच्छा, डेक्स्ट्रिन्स जो हैं वो आपके खाने में आपको माउथ फील दे रहे होते हैं और डेक्स्ट्रिन्स आपके स्टार्च की ब्रेकडाउन से आपको मिलते हैं, वैसे फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं। अच्छा, ये इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है। स्टार्च की जब हाइड्रोलिसिस हो रही होती है तो बीच में जो प्रोडक्ट बनता है और उसके बाद फिर उसकी भी ब्रेकडाउन हो जाती है, तो ये वो होते हैं। अच्छा, इसके जो इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है, ये हैं सॉल्युबल स्टार्च, ठीक है। सॉल्युबल स्टार्च आपका जो है ब्लू कलर में होता है, अमाइलोडेक्स्ट्रिन वायलेट कलर में, एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन रेड कलर में और एक्ट्रोडेक्स्ट्रिन नो कलर। ये सब के सब जो है डेक्स्ट्रिन्स के इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है, जिनके एंड में डेक्स्ट्रिन आपका बनता है। अब डेक्स्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ग्लूकोज के ही पॉलीमर्स होते हैं। ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इनका काम जो होता है डेक्स्ट्रॉन्स का वो प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपैंड करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इनोलिन। इनोलिन फ्रुक्टोज का पॉलीमर है, इसलिए हम इसको फ्रुक्टोसान कहेंगे क्योंकि ये फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। ये रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ फ्रुक्टोज से मिलके बना होता है। ये आपके गार्लिक में होता है, अनियन में होता है और दहलिया बल्ब्स आपके नॉर्मली ये सीजनल फूल है जो आपके तकरीबन सर्दियों के बाद लगते हैं और विंटर्स समर्स तक रहते हैं, तो ये सीजनल आपके फूल होते हैं, उनको कहा हुआ है। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, ठीक है, अराउंड 5000 आपके फ्रुक्टोज यूनिट्स में मिला के इनोलिन बना देते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल है, बॉडी के अंदर ये यूटिलाइज नहीं होती, ठीक है, बॉडी इसको यूज़ नहीं कर सकती है, ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं है इसको असेस करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। लेकिन जब इनोलिन है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट आपका कह लें टेस्ट है, लेबॉर्ट्री टेस्ट में यूज़ होता है, किडनी का फंक्शन असेस करता है थ्रू मेजरमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका GFR जो है वो नॉर्मली होता है कि कितना हद तक किडनी के अंदर आपके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके यूरिन को फ़िल्टर कर रहे होते हैं, ठीक है।
आपकी बॉडी के सारे प्लाज्मा या आपके बॉडी के जो आपका फ्लूइड है उसको फ़िल्टर कर रहे होते हैं और टॉक्सिक कंपोनेंट्स यूरिन में इकट्ठा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो फिल्ट्रेशन रेट है उसको चेक करते हैं एनुअली। अब ग्लाइकोजन जो है ये कार्बोहाइड्रेट रिजर्व है एनिमल्स का। ये इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते होते हैं। जैसे प्लांट रिजर्व था आपका स्टार्च, वैसे एनिमल रिजर्व है ग्लाइकोजन, ठीक है। और ये जो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी होते हैं। अच्छा, इनकी लिवर में कंसनट्रेशन हाई होती है और मसल्स में कंसनट्रेशन होती है। मतलब ये है कि बॉडी में ये कहाँ स्टोर होते हैं, ये लिवर में स्टोर होते हैं ज़्यादा, फिर उसके बाद मसल्स में और थोड़े बहुत ब्रेन में, ठीक है। मतलब जितने भी आपके मसल टिश्यूज हैं उनमें थोड़े बहुत स्टोर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ग्लाइकोजन उन प्लांट्स में भी होता है जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोफिल आपका स्टार्च बना रहा होता है ना। तो वो प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता वो उन प्लांट्स में ग्लाइकोजन होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल यीस्ट और फंजाई, ये इनमें क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए इनका कलर ग्रीन नहीं होता, तो इनके अंदर भी ग्लाइकोजन होता है। अच्छा, जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर स्ट्रेट चेन्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स एंड ब्रांच्ड चेन्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं। तो कौन सी अल्फ़ा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं और अल्फ़ा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो अप टू 25,000 वेरिंग रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सोर्स से ग्लाइकोजन मिल रहा है, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि कितने यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज होंगे। ये आपके ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से स्ट्रेट चेन्स होती हैं आपकी, अल्फ़ा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं, और इस तरीके से आपकी ब्रांच्ड चेन्स होती हैं, अल्फ़ा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। तो ये इस तरीके से ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद आ जाता है आपका सेलुलोज। सेलुलोज आपका एक्सक्लूसिवली प्लांट्स में होता है और एबंडेंटली प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, क्योंकि ये प्लांट्स की जितनी भी सेल वॉल्स हैं ना, प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल आपका सेलुलोज बना रहा होता है। और ये बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होता एनिमल बॉडी में, क्योंकि एनिमल बॉडी के सेल वॉल्स के अंदर सेलुलोज नहीं होता। एनिमल बॉडी के सेल्स वॉल ही नहीं होती। सेलुलोज जो है उसके अंदर अब क्या होता है, वो सारे के सारे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स पढ़ रहे थे। सेलुलोज के अंदर बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं और इनके अंदर भी बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो ग्लूकोज है ये आपका बीटा में होगा, ठीक है। अच्छा, सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस से डाइसेक्राइड सेलुलोबियोज मिलता है, फॉलोड बाय बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, जब मतलब सेलुलोज को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो पहले हमें मिलेगा सेलोबियोज और उसके बाद हमें मिलेगा ग्लूकोज, लेकिन बीटा ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सेलुलोज जो है उसको मैमल्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब है उसको ह्यूमन बींग्स भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ हमारी बॉडी पूरा का पूरा वर्क कर रही होती है अल्फ़ा में, ठीक है। सारी जो हमारी मोनोसेक्राइड्स हैं इन पे जो भी वर्क होता है वो सब अल्फ़ा में होता है, ठीक है। इसलिए हमने अल्फ़ा के स्ट्रक्चर से याद किए अच्छे तरीके से। तो लेकिन जो सेलुलोज है वो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होते हैं उस पर। इसका मतलब है ग्लूकोज आपका बीटा ग्लूकोज होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स नहीं है जो बीटा आपकी स्टीरियोआइसोमर पे काम कर सकें, ठीक है। अच्छा, कुछ आपके सर्टेन रुमिनेंट्स होते हैं और कुछ हर्बीवोर्स होते हैं कुछ इनके गट में, इनके इंटेस्टाइन्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस को क्लीव कर लेते हैं, ठीक है। तो हर्बीवोर्स आपके ज़्यादातर उनकी डाइट ही प्लांट डाइट होती है और रुमिनेंट्स की भी ज़्यादातर डाइट प्लांट डाइट होती है। तो उनको एनर्जी चाहिए होती है और वो जो है प्लांट एनर्जी स्टार्च भी यूज़ करते हैं और सेलुलोज भी यूज़ करते हैं। तो उनके गट में
होते हैं, लेकिन कुछ आपके हर्बीवोर्स में होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपके जो भी आपकी प्लांट, जितने भी आपके मैमल्स हैं, ज़्यादातर उनकी बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं होता। अच्छा, अब सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन इसकी ह्यूमन न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज एज अ फाइबर एक्ट कर रहा होता है। ये नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है, तो इसके जो फंक्शंस हैं वो ये हैं: डिक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड इंक्रीजिंग द बल्क ऑफ फीसेस। इसका मतलब ये है कि ये आपकी बॉडी में स्लोली ग्लूकोज को रिलीज़ करता है ब्लड में। इस तरीके से आपको मतलब ओवर द लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई जंक फूड वगैरह खाते हैं तो हमें जल्दी भूख लग जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या सैलड्स ले रहे हैं तो हमारा पेट काफ़ी देर भरा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर फाइबर होता है, और फाइबर आप क्या कर रहा होता है, फाइबर की जब डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन होती है बॉडी में, तो वो स्लोली बॉडी में एक तो स्लोली आपके गट से और स्टमक से फारिग होता है खाना, तो आप लॉन्गर पीरियड्स के लिए भूखे नहीं रहते। और दूसरा, वो आपकी बॉडी में स्लोली एनर्जी रिलीज़ करता है, इसलिए आप पूरे टाइम एनर्जेटिक रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर फाइबर्स ना हो तो आपकी एनर्जी फ़ौरन बॉडी में रिलीज़ हो जाए। उससे क्या होता है कि बॉडी को जितनी चाहिए होती है एनर्जी वो तो फ़ौरन यूज़ कर लेता है, लेकिन बाकी बॉडी जो एनर्जी है उसको फ़ैट में और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन सिर्फ थोड़ी अमाउंट तक आपकी बॉडी में स्टोर हो सकता है और बन सकता है, फिर बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो सब फैट में कन्वर्ट हो जाती है, और फैट से वापस एनर्जी में कन्वर्ट होना बॉडी को मुश्किल लगता है। बॉडी सिर्फ सर्टेन पीरियड्स में या इमरजेंसी की पीरियड्स में फ़ैट को ब्रेक डाउन करती है, वरना फैट से एनर्जी ब्रेक डाउन कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि फिर आप जल्दी मोटे होते हैं। तो फाइबर्स आपको क्या कर रहे होते हैं, फाइबर्स आपकी ब्लड में स्लोली एनर्जी रिलीज़ कराते हैं। और कोलेस्ट्रॉल आपका जो है एक बैड कंपोनेंट है, जो कि फ़ैट का कंपोनेंट है, और कोलेस्ट्रॉल भी उसको भी अब्जॉर्प्शन उसकी नहीं होने देते, तो उसके साथ बाइंड कर जाते हैं। तो ऑल्दो ये डाइजेस्ट नहीं हो रहे, लेकिन इनके डाइजेशन में बहुत फंक्शंस हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो अब आप ये देखें, इनमें ये बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होता है आपका। तो इस तरीके से आपके लिंकेजेस बनते हैं, और इनको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम ह्यूमन बॉडी में नहीं होता, बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक डाउन करने का एंजाइम। इसके बाद आ जाता है काइटिन। काइटिन इज कंपोज्ड ऑफ N-acetyl D-glucosamine यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। अच्छा, इसके अंदर जो यूनिट्स होते हैं वो N-acetyl D-glucosamine ये यूनिट्स होते हैं, और इसमें बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होते हैं। ये ज़्यादातर आपके एनिमल्स की और क्रस्टेशियंस की एक्सोस्केलेटन में होता है। जैसे क्रस्टेशियंस होते हैं आपके क्रैब्स वगैरह, क्रैब्स का अगर आप देखें तो कवच होता है, एक आपका एक ऊपर वाली जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी सख्त सी होती है। या इंसेक्ट्स में जैसे आप बीटल्स देखें तो बीटल्स का जो पहले वाला एक पेपरी सी स्किन होती है और थोड़ी सख्त स्किन होती है, तो वो जो होती है उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, बाहर का स्केलेटन, वो काइटिन बना रहा होता है। फिर आ जाते हैं आपके हेट्रोपोलीसेक्राइड्स। हेट्रोपोलीसेक्राइड्स में पहले तो होमर में हमने पढ़ लिया सारे वो पोलीसेक्राइड्स जो एक सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड के रिपीटिंग यूनिट्स है। हेट्रो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स के रिपीटिंग यूनिट्स होंगे, इसको हम हेट्रोग्लाइकैन भी कहते हैं। म्यूकोपोलीसेक्राइड्स भी इनकी टाइप है एक, ये बने हुए होते हैं अमाइनो शुगर्स की रिपीटिंग, अमाइनो शुगर्स और यूरानिक एसिड्स इनकी रिपीटिंग यूनिट से मिलके बने होते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अमाइनो एसिड के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इनको हम ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकैंस भी कहते हैं, GAG। ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकैंस के काफ़ी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, इनको हम देख लेते हैं। इनके अंदर 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक आपके एसाइलेटेड अमाइनो एसिड्स, दूसरे आपके सल्फेट्स, और तीसरे आपके कार्बोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। सल्फेट और कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से जो
ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेन्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, इसलिए हम इनको एसिड म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स भी कहते हैं। अच्छा, अब कुछ म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स कंबाइंड होते हैं प्रोटीन के साथ में, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स पढ़ रहे हैं ना हम, ठीक है। तो इसमें कभी कभार कम्बिनेशंस नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी के साथ भी होते हैं, तो हम इनको प्रोटियोग्लाइकेन्स भी कहते हैं। म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स में 95% कार्बोहाइड्रेट्स होती है और सिर्फ 5% आपकी प्रोटीन होती है। अच्छा, ये ज़्यादातर आपके टिश्यू स्ट्रक्चर्स में एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अलावा ये टिश्यूज़ की एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में होते हैं। एक तो आपके सेल के अंदर की स्पेस होती है, ठीक है, सारे सेल्स आपके इस तरीके से कंबाइंड होते हैं, और फिर एक आपके सेल के बाहर की स्पेस होती है। तो ये जो बाहर वाली स्पेस है ये आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है, ठीक है। तो उस स्पेस के अंदर, ठीक है, वो आपकी जितनी भी टिश्यूज़ की एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस हैं, स्पेसिफिकली कार्टिलेज, स्किन, ब्लड वेसल्स, टेंडन्स, वो सब के सब जो है कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स से एम्बेडेड होती है, ठीक है। और जो मैट्रिक्स होता है ना, जिसके अंदर कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, वो जो मैट्रिक्स होता है वो आपके म्यूकोपॉलीसेक्राइड से मिलके बना होता है। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट हमारे म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स हैं, वो हैं हेलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट, हेपेरिन, डर्माटिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट। इनको हम देख लेते हैं। ये एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है प्रोटियोग्लाइकान कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। इसमें आपकी केराटिन सल्फेट इस तरीके से होती है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट इस तरीके से होती है, हेलुरोनिक एसिड इस तरीके से होता है। इसको हम भी आगे देखते हैं। हेलुरोनिक एसिड, अच्छा, हेलुरोनिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है आपके जॉइंट्स के साइनोवियल फ्लूइड में और आइज़ के विट्रस ह्यूमर में। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो बोन्स हैं, ये अगर फॉर एग्जांपल नी की बोन है, ठीक है, तो नी की अगर आप देखेंगे तो घुटना जो है वो आपका एक जॉइंट है, ठीक है। तो अब आप उठते बैठते हैं, ठीक है, और ये जॉइंट्स आपस में मूव करते हैं, ठीक है, ये दोनों जॉइंट्स। तो अब दोनों बोन स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वो आपस में रगड़ेंगे तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन होगी, ठीक है, और उससे तो हमें दर्द होनी चाहिए, लेकिन इनके दरमियान एक साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये जो फ्लूइड है ये आपको ये दोनों घुटनों की फ्रिक्शन से बचाता है, और इस तरीके से दोनों घुटने आपस में फ्रिक्शन नहीं होती तो हमें दर्द नहीं होती, ठीक है, ये ज़रूरी होना चाहिए। उसके अलावा ये आई है, ये आपका लेंस है, ठीक है। तो इसका जो ये जो पीछे वाला बैक स्ट्रक्चर है ना आई का, उसके अंदर सारा विट्रस ह्यूमर होता है, वो भी आपका हेलुरोनिक एसिड से मिलकर बना होता है। तो हेलुरोनिक एसिड सर्व करता है एज अ लुब्रिकेंट एंड जॉइंट शॉक एब्जॉर्बेंट, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे ओवम के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव जेल बना रहा होता है। ओवम क्या होता है? एग, जो फीमेल बॉडी प्रोड्यूस करती है एग, ठीक है। तो उस एग के इर्द गिर्द एक जेल बनाता है, ठीक है, ताकि वो एग प्रोटेक्टेड रहे। वो हेलुरोनिक एसिड की बनी हुई होती है, ठीक है। तो हेलुरोनिक एसिड के अंदर रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं डी ग्लूकुरोनिक एसिड के और एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। इन दोनों से मिलकर आपका हेलुरोनिक एसिड बनता है। इनके दरमियान बीटा 1,2,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इसके अंदर तकरीबन 250 से 25,000 डाइसैकराइड यूनिट्स होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट अप टू 4 मिलियन है। अच्छा, अब इसके अलावा एक एंजाइम होता है, उसको हेलुरोनिडेज कहते हैं। ये एंजाइम इन लिंकेजेस को, बीटा 1 to 4 लिंकेजेस को ब्रेक कर रहा होता है। अच्छा, अब ये एंजाइम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। सेमिनल फ्लूइड के अंदर होता है, सीमन के अंदर होता है, स्नेक्स के अंदर होता है और इंसेक्ट्स के वेनम्स के अंदर होता है, ठीक है। तो इंसेक्ट और स्नेक के जो वेनम में प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये इंसेक्ट्स हमें बाइट करते हैं
तो जो हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस और कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह के अंदर हेलोरोनिक एसिड होता है वो सब हमारा ब्रेक होता है। जब वो ब्रेक होता है तो कनेक्टिव टिश्यूज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और इसी तरीके से हमारी टिश्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए जब बाइट होती है, बाइट्स नहीं करते हैं तो हमें दर्द भी होती है और एक रिएक्शन भी, चेन रिएक्शन भी स्टार्ट होता है और वो जगह भी जो है आपकी ब्रूज्ड हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा सीमन में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, इसका ये हेलोरोनिडेज सीमन के अंदर होता है, तो इसका फर्टिलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो जब आपके एग के इर्द गिर्द जो आपकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ओवम के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर होती है हेलोरोनिक एसिड की, तो जो सीमन में आपका वो होता है